उस उमस भरे दिन गर्मियां सहनीय थी और छोटा कमरा बेहद घुटन भरा था। मेरी भाभी माओलू करवटें बदलती रहीं और सो नहीं पा रही थी। मेरे देवर वांगदा, जो एक बलवान और तंदुरुस्त व्यक्ति थे, घर का इकलौता पंखा मेरी भाभी को ठंडा करने के लिए ले आए। पंखा सबसे तेज गति 5वें स्तर पर चलने के बावजूद भी कमरा पूरी तरह ठंडा रहा। वांगदा ने अपनी भाभी की परेशानी देखकर उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ झलक रहा था। वो अपनी अक्षमता और अपनी माँ और भाभी को बेहतर जीवन न दे पाने के कारण खुद से घृणा कर रहा था। उसकी भाभी माओलू का परिवार पहले खुशहाल था, लेकिन उसके पति की अचानक मृत्यु ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। बुजुर्ग सास रोने के कारण अंधी हो गई। हाल की फाइलें चलना, पोते को गोद में लेने की उम्मीद ही उसकी आंखों और दिल को धड़का रही थी। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उसका छोटा देवर वांगदा, जो अभी अभी बालिग हुआ था, रातों रात बड़ा हो गया था और परिवार का सहारा बनने की जिम्मेदारी उठा ली थी। परिवार का भरण पोषण करने के लिए माओलू के पास अपनी सास को घर बसाने और पैसे कमाने के लिए बाहर काम पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन जब से माओलू विधवा हुई थी, गांव के कुछ उग्र स्वभाव वाले नौजवानों ने उन्होंने सबके सामने उससे छेड़छाड़ करने की हिम्मत की। तभी उसे एहसास हुआ कि गरीबी का जीवन जीना कितना मुश्किल होता है। हालांकि माओलू ने उन्हें सही चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने उसकी बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। माओलू परिवार की सारी बचत खर्च कर चुका था। नया फोल्डर जिंग वांगदा के लिए दूसरी पत्नी ढूंढना चाहता था, लेकिन ये स्वर्ग चढ़ने से भी कठिन था। पोते की चाहत में सास ने यहाँ तक सुझाव दिया कि वांगदा अपने भाई का काम संभाले, यानी उसे माओशुन के साथ रहना चाहिए। हालांकि ये बात बेतुकी और हास्यास्पद लग रही थी, फिर भी दयालु माओलू ने मैंने अपनी सास के अनुरोध को मान लिया। मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा थके हुए नहीं होंगे। मैंने कुछ खाना तैयार किया है।